आज भी मैं उस अंकल के पास जब भी जाता हूँ तो उनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आज भी जब भी जाता हूँ उनके पास, 6 महीना 7 महीना से हम रूम रेंट नहीं भरे थे। वो जो चौकी था हमारा, उस चौकी पे हम करवट नहीं बदल सकते थे। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और बिहार इलेक्शन का जो है दौर चल ही रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं बाबूबढ़ी विधानसभा। और यहाँ पे बतौर कैंडिडेट का जो है हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन उससे भी जरूरी हो जाता है उस कैंडिडेट के बारे में जानना, वह कौन है, वह क्या है। तो आज हमारे साथ आप देख सकते हैं जनसुराज से राघव झा जी है, लेकिन जनसुराज बाद में। पहले हम राघव झा जी के बारे में आज समझेंगे कि वह क्या है, वह कितना पढ़े लिखे हैं, वह क्या करते हैं, वह कितना संघर्ष करके जो है बाबूबढ़ी को बदलने आए हैं। चलिए सबसे पहले अपने चैनल में राघव जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद शिव जी। संपूर्ण भारत न्यूज के प्लेटफॉर्म। धन्यवाद शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी चैनल पे जितने भी दर्शक लोग हैं उनको आभार, शुक्रिया। मेरा नाम राघव है। मैं बरदाही गांव का रहने वाला हूं। आपने बोला कि मेरे जीवन के बारे में बताया आपको, तो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा विस्तार में होगा, निश्चित थोड़ा विस्तार में होगा। तो मेरा नाम राघव है और मैं बरदाही गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र झा है। सब लोग जितने भी पॉलिटिकली एक्टिविटीज लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, सब लोग ऑलरेडी नरेंद्र झा को जानते हो। हम लोग एक निम्न और साधारण परिवार के बच्चे हैं। बहुत बहुत गरीबी से निकले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। सरस्वती की और माँ बाबूजी का और आप लोगों का बड़ा कृपा रहा है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। 2007 में हम 10th पास किए थे नौबनगर हाई स्कूल से। और बाबूजी का दिली इच्छा था कि राघव को आईएएस बनाना है, और मेरा भी बहुत इच्छा था, क्योंकि जब हम बरदाहा गांव जाते थे भोज खाने के लिए, तो उस गांव में बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोग हैं। तो बड़ा शौक लगता था कि लाल बत्ती गाड़ी हम भी चढ़ेंगे। तो आईएएस बनने का बड़ा ख्वाब था। तो फिर इसी सिलसिले में हम दिल्ली गए। दिल्ली में जीबीएसएस नंबर 3 सरोजनी नगर हाई स्कूल में हमने वहाँ पे एडमिशन लिया। एडमिशन लेने भी बहुत तकलीफें आई, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और जब आप यहाँ से माइग्रेट होकर के आप दिल्ली जाते हैं तो बड़ा नियम है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। बट संभवतः वहाँ पे जो हेड टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, वो बिहार के थे। तो कहीं ना कहीं बिहारी एक मेंटेलिटी होता है, कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी होता है कि अपने लोगों को संजो के रखना। और अक्सर बिहार में मैं देखता हूँ एक आदमी दूसरे आदमी पे केस किया हुआ है, लेकिन जैसे आप बिहार से बाहर जाते हैं तो सब लोग वहाँ पे बड़ा मित्रता से, भले वो कोई भी कास्ट के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी वर्ग के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा मिल के रहते हैं। तो वहाँ पे एक झाजी थे, राजकुमार झाजी उनका नाम था, प्रिंसिपल थे। उन्होंने फिर हमें मतलब 8-10 दिन जाने के बाद एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद सॉरी शिव भाई, एडमिशन लेने के बाद मेरे फादर एक दिन 517 नंबर का बस चलता था, तो जिस दिन एडमिशन हो गया तो बोले चलो हम तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं। मैं तो बच्चा ही था, 10वीं पास करने के बाद में कितना ही इंसान को ज्ञान हो जाता है, लेकिन मैं बिहार से था तो थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि था ही। तो फिर बाबूजी आए छोड़ने के लिए, लेकिन बड़ा कष्ट ये हुआ कि बाबूजी के जेब में सिर्फ 10 ही रुपया था, सिर्फ 10 रुपया था। और बाबूजी हमको 5-5 रुपये का उस टाइम टिकट मिलता था। तो बाबूजी हमको छोड़ तो दिए। तो बाबूजी बोले कि यार नौरेजी नगर बस स्टॉप था, नौरेजी नगर बस स्टॉप पे हमको छोड़ दिए। तो बोले तुम चलो स्कूल छोड़ देते। तो वहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, हम गए स्कूल छोड़े। बाबूजी जब हमको स्कूल छोड़ने के बाद जब वापस आए तो बोले कि यार अगर हमारे पास तो पैसा ही नहीं जाने के लिए। 10 ही रुपया था उनके पास में, 5 रुपये का एक टिकट था, तो 5 और 5 10 तो हो गया एक बार में खत्म। जब वहां से वापस आ रहे थे तो उनके पास पैसा था नहीं। तो हम बोले कि अब कैसे जाइएगा आप, और उनको जाना था बसंत कुंज। तो बगल में एक दुकान था, समोसा ये सब बेचते थे वो लोग, पेडिस वेडिस बेचते थे। वहाँ पे पेडिस बड़ा फेमस है दिल्ली में। तो हम अंकल के पास गए, अंकल ऐसा ऐसा बात है। तो अंकल तुरंत हमको 10 रुपया दे दिए। और आज भी मैं उस अंकल के पास जब भी जाता हूँ तो उनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आज भी जब भी जाता हूँ उनके पास। खैर नहीं, बैक टू द पॉइंट। फिर वहां से बाबूजी गए। बाबूजी चले गए। दूसरा दिन भी बोले कि चलो छोड़ के आते हैं, बिकॉज
हम लोग यहाँ के बच्चे में पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है दिल्ली शहर में। तो फिर बाबूजी बोले हम ना आज आप नहीं जाएंगे, आज हम अकेले ही जाएंगे। हम अकेले गए स्कूल, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। फिर हम आना जाना हमारा फिर स्टार्ट हो गया बहुत अच्छा से। एक फुरकान नाम का लड़का था, आज आपको मैं बहुत समय लूंगा आपसे भाई। निश्चित तौर पे, और बाबूवढ़ी के लोग आज जानना भी चाहेंगे राघव भाई कि लोग कहते हैं कि राघव में इतना टैलेंट है तो बड़ा अमीर होगा, लेकिन आज लोगों को असलियत हम संपूर्ण भारत न्यूज ही दिखाता है कि जमीन और संघर्ष क्या हुआ बेटा आपका बाबूवढ़ी को बदलने के लिए आया है। नहीं भाई देखिए, हर इंसान का, लेनिन एक बहुत बड़ा दार्शनिक थे यूनानी, उन्होंने बोला था कि एक व्यक्ति होने के नाते अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। लेनिन इज ए वेरी बिग थिंकर। उन्होंने ये बोला है कि एक व्यक्ति होने के नाते अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें आ गया है, अगर आप थोड़ा सा फिलोसफी को समझते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें आ गया है। तो बहरहाल बैक टू द पॉइंट ऑन माई लाइफ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आना जाना शुरू हुआ। एक फुरकान नाम का लड़का था, हम टीक रखते थे, हैं टीक रखते। हिंदुत्व में तो लोग हमेशा जो है, बिहार के लोग तो कभी शर्माते भी नहीं है, तो हम टीक रखते थे। तो फुरकान अली नाम का था वो, बड़ा अच्छा लड़का था वो भी, लेकिन वो मेंटली मेरे को इतना हैरेस कर दिया था बिहारी के नाम पे। बिहारी झा बिहारी, मतलब मेंटली हैरेस करता था वो लड़का, मेंटली हैरेस करता था। मतलब उस टाइम में भी बिहार के लोगों को यह टॉर्चर झेलना पड़ता था। बहुत गंदा टॉर्चर, बता नहीं सकते हैं आपको टॉर्चर, बहुत ही गंदा टॉर्चर सर। मैं टिक पकड़ के नीचे पीछे से वो कर देना, और मैं गांव का बच्चा गया हुआ, मेरे को हिंदी बोलना भी नहीं आता था साहब। मुझे वहां पे हिंदी बोलना नहीं आता था। मैं हिंदी मतलब साल सवा साल में जाके सीखा हूं, टूटा फूटा हिंदी बोल पाता था उस टाइम। बहरहाल तो वो लड़का मेरे को मेंटली बहुत हरास करता था कि बिहारी के नाम पे टिक पकड़ के पीछे से झोंक देना। एक दिन मैंने एसके सिंह सर टीचर थे, उनको जाकर के मैंने बोला कि सर ऐसी बात है। तो बोला कि यार राघव ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। फिर वो भी इससे बड़ी स्मॉल थिंग, उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। दूसरा दिन भी मेरे को टॉर्चर करता था, मतलब ऐसा टॉर्चर करते करते 6 महीना हो चुका है। एसके सिंह सर कोई संज्ञान, हमारे क्लास टीचर थे, वो कभी संज्ञान नहीं लिए। तो हम एक दिन ऐसे आपस में बॉल फेंका फेंकी खेल रहे थे, बच्चे थे, उसको नाक पे चोट लग गई। नाक पे जो उसको चोट लगा तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, बहुत भयंकर ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, क्योंकि ये कार्टिलेज का हड्डी होता है, ये कान ये सब कार्टिलेज का हड्डी होता है। उसको ये चोट लग गया तो फिर मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई आपने ऐसा किया है। लेकिन जब वहां पे क्लास के सारे बच्चे ने बोला कि सर ये तो आपस में दोनों खेल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं है, आपस में दोनों लोग खेल रहा था और उस पर भूल चूक से ही लगा है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं मारा गया। तो फिर मुझे रखा गया। उस लड़का का मेंटल हैरेसमेंट के वजह से मैं अपने फादर को भी बोलता था, तो फादर भी संज्ञान नहीं लेते थे, क्योंकि वो मुझे कभी मारता था, कभी बिहारी करके चढ़ाया था। एक ह्यूमन बॉडी का एक क्षमता है कि आप इतना तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त के बाद भी तो इंसान क्या ही करेगा, इंसान के बच्चे हैं। तो उसके हमने जब ये सब हुआ, और जब क्लास टीचर मेरे पे इतना मार मारा, साला मेरा कोई गलती नहीं, मेरा कुछ नहीं, इतना मार मारा कि मैं आपको बता नहीं सकता है। मैंने उस रात को जाके फांसी खाने का सोचा। मैं आपको आज मतलब सच बता रहा हूं। मेरा जो रूम था ये रूम से भी हाफ था, आप ये समझिए, मेरा जो रूम था ये रूम से भी हाफ था। तो मैं अपने पिताजी का धोती लिया और मैंने अपने आप को फांसी हैंग करना शुरू कर दिया। लेकिन गनीमत ये रहा, ऊपर वाले की असीम कृपा रही कि पंखा का और बेड का जो हाइट था और मेरा जो हाइट था वो मैच कर गया। चलिए तभी आज आप बाबूवढ़ी के लोगों के साथ है, युवाओं के साथ है। नहीं, इसके पीछे और भी रीजन था, क्योंकि गरीबी इतनी हावी थी कि पूरा दिन और रात में सिर्फ एक बार खाना मिलता था सर। और भी रीजन थे। रीजन ये था कि 6 महीना 7 महीना से हम रूम रेंट नहीं भरे थे। घर से बाहर जाओ तो सला मतलब लोग यही बोलता था कि पैसे कब दोगे। रूम रेंट का टेंशन, स्कूल का टेंशन, हर तरह से टेंशन। और हम ऊपर वाले से बोलते थे कि ऊपर वाला इतना गरीबी, मतलब इतना क्यों गरीब बना दी उनको, इतना गरीबी। आदमी हैंग क्यों होता है यार, जब आपका जब सामने सब दीवारें खत्म हो जाए, जब सब सामने अंधेरा हो जाए, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो इंसान क्या करेगा। लेकिन माय फादर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो इतनी गर्मी में रोटी बनाते थे और वो रोटी
आधा जला हुआ, आधा पका हुआ। हम आज तक अपने पिताजी के बनाए हुए रोटी, एक रोटी पूरा नहीं खाए होंगे। और मेरे फादर को आदत है दूध में रोटी डाल के खा लेना। मैं जो रोटी मिलता था ऊपर से जो उनके पापड़ी होता है वो निकाल के मैं खा लेता था और बाकी मैं छोड़ देता था। और सब पिता का सर सपना होता है कि बेटा को दिल्ली ले जाए, पढ़ाए, कुछ अच्छा करे। करेक्ट करेक्ट। उनका भी बहुत बड़ा सपना था और मैं आपको वही उसी जगह पे लेके आ रहा हूँ, जो उनका सपना था मैं उसी जगह पे लेके आ रहा हूँ आपको। तो मेरे पिताजी का ये था कि बार बार हमेशा बोलते थे कि ये समय भी टल जाएगा। जिसके जेब में 10 रुपया भी नहीं है, 1500 रुपया रूम रेंट, उसके जेब में 10 रुपया भी ना हो, और उसकी ये हिम्मत है, उनकी ये हिम्मत है कि ये समय भी अब टल जाएगा। सच्चाई ये है कि वो भी समय टल गया। वो जो चौकी था हमारा, उस चौकी पे हम करवट नहीं बदल सकते थे। जब एक पोर्शन में जो हम सोए तो दूसरा पोर्शन पे हम करवट नहीं ले सकते थे, क्योंकि स्पेस ही नहीं था। स्पेस लेंगे तो बाबूजी गिर जाएंगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे। स्पेस ही नहीं था वहां पे, एकदम छोटा सा चौकी था, छोटा सा किचन। तो बहरहाल ये सब जद्दोजहद करते हुए सन 2011, 12, 7, 8, 9 में हम 12वीं करके, और अच्छा मार्क से हम 12वीं किए। 10 में जाकर के मैंने डीयू में, बाबूजी का बड़ा सपना था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बच्चा को पढ़ाएंगे। उस टाइम 3800 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फीस था, लेकिन उनका सपना था, लेकिन उन्होंने पूरा कोशिश किया कि चलो हम इसका नाम एडमिशन करवाते हैं। गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस रामलाल आनंद कॉलेज में, और संभवतः मेरा एडमिशन हो गया था। वो टॉप 4 में था, उतना परसेंटेज था मेरा कि हो गया। लगभग मेरा 89, 90 के आसपास, 90 के आसपास मेरा परसेंटेज था। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। आपको बता देते, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ की बहुत आवश्यकता पड़ता है कि आपको उतना परसेंटेज होना ही चाहिए। अब तो 99, बहुत टफ होता है एडमिशन लेना। लेकिन संभवतः मेरा एडमिशन हुआ। सर जब एडमिशन हुआ ना, जब हम डीयू में गए पहला दिन, तो हमको लगा कि डीयू में जाने के बाद कि यही दुनिया है। मतलब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना अच्छा माहौल है, क्या एजुकेशन का माहौल है सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरा यही सपना है कि बाबू बरही के अंदर में एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जहां पे हर कौम के बच्चे, हर जात के बच्चे, हर समुदाय के बच्चे एक वेल एजुकेशन ले, वेस्टर्न एजुकेशन ले। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन। डीयू का पहला दिन सारे स्टूडेंट, 49 स्टूडेंट थे हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, 70% लोग बिहार के। अच्छा, आपका सब्जेक्ट भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस था जी। मुझे शुरुआत से ही पॉलिटिक्स में आना था। मतलब आप सेट कर चुके थे? हाँ, अगर मैं थोड़ा सा ठीक ठाक परिवार से होता, अब मैं उस टॉपिक पे बाद में आता, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर मुझे मेरे परिवार में 100-500 रुपया भी इन्वेस्ट करने का अगर होता, तो आज ये शख्स दिल्ली का आपको मंत्री या विधायक होता। क्योंकि डीयू से तो प्रोडक्ट बहुत निकलते हैं, बहुत नेता होते हैं जी। तो डीयू का पहला दिन 70% सारे बच्चे बिहार के। हमने बिहार का एक अपना विंग बनाया, अपने सारे यार दोस्ती में जैसे होता है। उसी बीच में, पहला दिन की बात बता रहा हूं, उसी बीच में एक 6 फीट का लड़का, इतने मोटे मोटे बाइसेप्स, बॉडी बिल्डर जाट लोग, 8-10 लोग आए, आके बेंच पे बैठ गए, नोट ऑन द सॉरी डेस्क पे जाके बैठ गए। अरे नाम के है थारा, जाट का लैंग्वेज है, अरे नाम के है थारा। तो एक इंसान खड़ा हो गया, भैया रैगिंग, इट्स कॉल्ड रैगिंग। एक बंदा खड़ा हो गया, भैया मेरा नाम शिव जी है, कड़े से है तू? तो भैया मैं हूं नजफगढ़ से। चल बैठ जा, चल तू खड़ा हो जा, क्या नाम? तो भैया नाम ये है, नाम फला जो भी है, नाम ये है। कहाँ का रहने वाला है? तो भैया मैं रहने वाला हूँ मधुबनी। भैया धैर्य आपटा कान के नीचा में, तड़ाक से कान के नीचा में। मतलब ऐसा क्यों? वही बताने आ रहे हैं हम आपको। आप बिहार के रहने वाले हैं, तभी आपको कान के नीचे थप्पड़ पड़ा है। मेरे सामने की बात है सर, मेरे सामने की बात है। अब मैं 5वें 6ठे रो में बैठा हुआ हूं, मेरा भी बारी आने वाला था।
मेरा भी बारी आने वाला था। मतलब डीयू की असलियत आज आप डीयू की असलियत बता रहा हूं मैं अब, लेकिन नहीं होता है ये। तो हम लोग 2012 में ऐसा कांड किए थे, 2011 में इतना बड़ा आंदोलन कर दिए थे हम लोग, पूरा डीयू को अस्त व्यस्त कर दिए थे। सर उस पर आएंगे अभी बाद में, हम आएंगे आपको बाद में, हम पूरे पढ़ते हैं आज आपको खोल देंगे आपके सामने में। या आज तक हम किसी को नहीं बताए हैं, किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बताया है। बहरहाल कान के नीचे में फटाक से एक चमाटा, भाई मतलब जितने भी बिहार के लड़के सब सहम गए। बिहार है यूपी के लड़के, खासकर मध्य प्रदेश के लड़के को रैप्टे नहीं पढ़ते थे, बिहार है यूपी के, खाली बिहार है यूपी के। यूपी में भी लखनऊ के बाद जो एरिया पड़ता है उसके नहीं, लखनऊ से जो पहले गोरखपुर, बलिया, देवरिया, अगर इधर के लोग हैं सीधा कान के नीचा थप्पड़। मेरा भी नंबर आया, भाई नाम क्या है थारा, तो मैं भी तो भगवान ने कद काटी तो ठीक ठाक ही दिया। मतलब उस टाइम भी आप बॉडी में थे? हाँ, अभी कमजोर हो गए हैं। अच्छा, पहले वैसे भी थे? नहीं, आज हम ऐसे ही थे, थोड़ा बोन्स अभी ज्यादा मजबूत हो गए, उस टाइम बोन्स कमजोर हो गए, यही होगा, लेकिन ऐसे ही थे। तो मेरा भी जब बारी आया तो वैसे खड़ा हुआ। मेरा नाम क्या था, तो भाई मुझे जाट का लैंग्वेज, क्योंकि मैं हूं क्विक लर्नर, मैं इमीडिएटली, आप कोई भी लैंग्वेज में बात करेंगे, इवन फ्रेंच में ही बात करेंगे, तो आई लर्न वेरी क्विकली, इमीडिएटली। क्योंकि जो लैंग्वेज सीखने की जो मेन जो गाथा है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो उसके टोन को पकड़िए, नॉट इन बिटवीन द होल सेंटेंस, जस्ट उसको टोन को पकड़िए, लास्ट के टोन को पकड़िए, आप इमीडिएटली एक्वायर कर लेंगे। तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई मेरा नाम राघव है, मुझे जाट के लैंग्वेज में इमीडिएटली सीख गया था। भाई मेरा नाम राघव है, कड़े से है तू, भाई तो मैं पालपुर तरह है मैं। अच्छा, आप बच गए। मतलब बिहारी होता है जुगाड़ू, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल। स्मार्ट माइंड तो यूज करना होगा ना, क्योंकि उसके हाथ पैर जो मैंने देखे कि भाई अगर एक रैप्टा पड़ता, मैं तो अभी थोड़ा काला हो गया हूँ धूप में घूम घूम के, अगर आप एक रैप्टा अगर मुझे पड़ता, उसके हाथ इतने मोटे मोटे थे, तो मेरा तो गाल, आप ये समझिए मेरा कान काम नहीं कर रहा होता। सर कोई सवाल जवाब नहीं है, आपने बोला कि मैं बिहार का हूं, आपको सीधा कान के नीचे एक रैप्टा। डीयू की असलियत बता रहा हूं, 2012 से पहले की ये घटना थी, अब नहीं होता है। हम बच गए। अब जब हम बच गए तो हमारे जो और लोग जो आने वाले थे वो लोग भी बच गए। कोई पालम बोल दिया, कोई द्वारका बोल दिया, कोई मोहपालपुर बोल दिया, कोई बसंत कुंज बोल दिया, तो ये सब मिला के जो बिहारी गैंग था अपना, तो मोटा मोटी बच गए। तो 5-7 को तो चमाट लग गया, उनके बाद उसको दूसरे क्लास में जाना था। बहरहाल वो चैप्टर क्लोज हुआ। हम लोग उसी दिन शाम को ढाबा पे बैठे, हमारे कैंटीन में बैठे, और जितने भी 5-7-10 हम लोग थे, जो जिसको पॉलिटिक्स में मजा आता है, हम सब लोग बैठ गए। ये तो नहीं चलेगा, हम लोग मतलब 5-7 लोग मिलके एकदम माहौल तैयार कर रहे थे कि ये तो डीयू में नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलने देंगे, इसका पुरोधा हम थे। मतलब तब से ही आप जो है एकदम। नहीं सर, हम आपको बता रहे हैं, डे फर्स्ट से ही पुरोधा हम थे। हमने उसी दिन ठान लिया, मैं, अंकित सिंह, उत्कर्ष किशोर, सोम श्रीवास्तव, देवेंदु झा, रंजीत कुमार, ईशान शर्मा, ये सब लोग बैठ गए और उसी दिन हमने प्लान किया, ये तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं होने देंगे। अंकित सिंह प्योर कम्युनिस्ट, प्योर ऐसा, हम प्योर कांग्रेसी, हम हिलने वाले नहीं है, मतलब इतना बड़ा कांग्रेसी थे हम, प्योर कांग्रेसी हम, मतलब हिल नहीं सकते हैं। हमारे लिए कोई जात कोई धर्म मैंने नहीं रखता है, एक ही धर्म मैंने रखता है, मानवता। मानवता के सामने में कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई समुदाय नहीं। अगर मानवता धर्म जिंदा है, जमीरियत जिंदा है, तो आपका इस हृदय में इस्तकबाल है, इस हृदय में आपका जगह है। आपके सुख और दुख में हम 24/7 खड़े रहेंगे। अगर आपने जात धर्म की बात कर दिया तो आपका मेरे साथ संबंध नहीं बन पाएगा, मेरे साथ आपका संबंध नहीं बन पाएगा, आत्मीय संबंध नहीं बन पाएगा। बीइंग ए पॉलिटिशियन हंस के आपको निकाल देंगे, बट वो संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी जात के, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। बहरहाल हमने उस दिन माहौल बना दिया कि भाई अब से तो ये नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। माहौल गुरु सेट हो गया। सेकेंड डे आया, उससे पहले हम लोग धौलकुआं थाना सेट कर लिए थे, उससे पहले हम सब लोग धौलकुआं थाना सेट कर लिए थे। सिर्फ भाई जैसे ही आया, हमने दिनेश सिंह एसएचओ था, हमने फोन कर दिया, दिनेश सर ऐसी सी बात है। भाई साहब 2 गाड़ी पुलिस आया, सबको उठा के लेके गया। अब हम 4-5 तो कॉलेज का हीरो, मतलब भाई किसी ने दम दिखाया। हाँ, किसी ने दम दिखाया। 4-5 हम लोग हीरो। अरे वो जाट समुदाय के जो लड़के थे, गिन के कितने थे? 100। हम आपको बता रहे, गिन के 100 थे। बिहार और यूपी के गिन के 2000 बच्चे थे।
लेकिन हम लोगों का जो परवरिश होता है वो एक पर्दा में होता है ना, डर में होता है ना, डर का माहौल होता है, इज्जत करना सब लोगों की, मतलब तो उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल ये डे फर्स्ट की कहानी आपको मैंने सुनाया, डे सेकंड में हम सब लोग हीरो हो गए, आजाद हो गए। इन चंगुल से हम लोग फंस गए ना, हट गए। उसके बाद हमने एसएचओ को पूरा वही मांग रखा 2000 बच्चा के सामने में कि कॉलेज के सामने में आप 2 पुलिस वाला को परमानेंट ड्यूटी लगाइए। इसका विरोधा भी आप मुझे बोल सकते हैं, यह मांग मेरा था। और जैसे ही मांग रखा, दिनेश सिंह एसएचओ ने मान गया कि नहीं बिल्कुल ठीक करा है, यहां पे पुलिस होना चाहिए। सर वहां पे मैंने बीट शरदुल आला आरसीपी सिंह, उनका नाम भी आरसीपी सिंह था, नोट इन मेरे पार्टी वाला आरसीपी साहब, वो शरदुल साहब थे, एक दिल्ली पुलिस और एक आरसीपी सिंह, दोनों का ड्यूटी लगा, एक सब इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्टर, एक मतलब हवलदार और एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे, वो दोनों की ड्यूटी लगी। मैं हो गया हिटलिस्ट, वो गैंग के सामने में मेरा नाम हो गया हिटलिस्ट। ये बात मैंने दिनेश साहब को अगला 1-1.5 महीना में बता दिया कि दिनेश भाई ऐसी बात है, मेरे को रोज धमकी मिल रहा है। और जब मुझे धमकी मिल ही रहा था, रोज मारने के लिए मुझे लोग आता था, लेकिन मार नहीं पाते थे क्योंकि मेरे साथ आरसीपी बाबू और शरदुल साहब की ड्यूटी लग गई कि भैया तुम इनके साथ रहो। उसी दौरान शुरुआत हो गया अन्ना मूवमेंट। मतलब अन्ना हजारे जी का जो अन्ना हजारे का 2012 की घटना है, 2012 की घटना है, ये अनशन था। अनशन शुरुआत में बहुत नॉर्मल रहा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी 72 कॉलेज, 24 साउथ कैंपस, एल्स नॉर्थ कैंपस, सब लोगों ने मिलकर यह प्लान किया कि जालिम हुक्मरान इसको खदेड़ के फेंकना है, ये तो हमारा मांग पूरी करे। हम पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितना भी छात्र नेता था, सब अन्ना मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। कोई भी पार्टी का रहो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। लोकपाल बिल अगर आप लोग देखें तो आम जनमानस की हित के लिए था वो लोकपाल बिल जिसके लिए बैठे थे अन्ना साहब, आप लोग तो भूल भी जाते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे याद है। और वह आंदोलन जो है, कई सारे बाबा को साड़ी भी पहरा दिया था। नहीं, वो तो बाद में रामदेव उसमें भी हूं मैं, उसमें भी मैं हूं। अगर आप देखेंगे वो फुटेज तो रामदेव जी के जस्ट बगल में मैं ही खड़ा हूं जब वो बुर्का पहने हुए हैं। मतलब सच में बुर्का पहने हुए हैं। सच में बुर्का पहने हैं। अगर वो बुर्का नहीं पहने रहते तो पता नहीं क्या हो गया रहता। मतलब दिल्ली में कांग्रेस इस तरह से मनमानी कर रहा था उस समय। नहीं, इस बात को समझिए, कांग्रेस तो मनमानी कर ही रहा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या मोदी जी मनमानी नहीं कर रहे हैं? आज उनके खिलाफ बोलते हैं, अगला दिन समन जारी हो जाता है, अगला दिन ईडी और सीबीआई आ जाता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आम जनमानस की हित के लिए जो अन्ना हजारे साहब बैठे थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन जब साथ दिया, जब बाद में पता चला, तो ये पता चला कि बीजेपी फाउंडेड था। कष्ट इस बात से होता। मतलब अन्ना हजारे जी वो बीजेपी फाउंडेड था वो पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी फाउंडेड था वो। हम सब लोगों को बाद में बहुत चिंता हुआ, वहीं से निकला ये केजरीवाल। मतलब आप केजरीवाल, ये तमाम लोग उस रैली में? यस, हमारे अगर आप देखिए पहला रो में आपको मैं देखूंगा, मैं, साजिया इल्मी, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, साजिया इल्मी, संजीव झा, ये सब लोग। संजीव झा जी को रिलैक्सो का चप्पल पहन के आता था बेचारा, वो रिलैक्सो का चप्पल, वो भी पूरा ऐसा खिलिया, मतलब क्या पूरा पतला हो गया। आज मोची उची में आ गए होंगे वो लोग। आज ही इज ए बिगेस्ट एमएलए इन दिल्ली। थर्ड टाइम एमएलए है हूं, और इस बार भी बहुत भारी मतों से जीते हैं। इतना हाईली एंटी इनकम्पेंसी में भी भारी मतों से जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं बिल्कुल भी विरोधक नहीं हूं, इस बात को मतलब अन्ना हजारे की रैली से राघव जी, और अन्ना हजारे जी जो अनशन किए थे, वह कहीं ना कहीं वह अनशन आज भी देश को जो है बड़ा फायदा पहुंचा रहा है। आप जैसा युवा जो है बाबूगढ़ी में आ गए हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के जनता के दिलों में है, आज भी जनता जो है पछता रहा है बीजेपी को लेकर। हम तो क्लियर कह रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं। लेकिन राघव झा जी, अन्ना हजारे की मतलब वो प्रोडक्ट मान सकते हैं आप बाबूगढ़ी की जनता? यस, और बाबूगढ़ी में आप आगे मान को सकते हैं, सबूत है। आप जाके सोशल मीडिया पे जाके देखिए,
मेरा राघव झा जो ओरिजिनल मेरा आईडी है, उसमें जाके देखिए, आपको सबूत मिलेगा। निश्चित तौर पे जाइए 2012-13 में, आपको सबूत मिलेगा। हम भी वीडियो जो है और फुटेज आपको देंगे, लेकिन आपको समझना होगा राघव झा जी जो है कहते हैं गरीबी, संघर्ष और ऐसे समाज सेवी जो अपने जीवन को इस देश के लिए संकल्पित करके जो है एक बड़ा अच्छा माहौल तैयार किए, वहां से निकल के आए हैं और बाबूगढ़ी में आए हैं। तो चलिए निश्चित तौर पे अब आगे बढ़ते हैं कि अन्ना हजारे के सफर से जब आगे निकले तो आप कहां पहुंचे और कैसे फिर जो आज बाबूगढ़ी में दिखाई दिए हैं। हाँ, तो मैं बैक टू द पॉइंट लेके जाता हूं आपको। एक और क्वेश्चन ले लेंगे राघव भाई। जब आप डीयू के हीरो बने, बड़ा लोग जो है यह इस बात को जानने की भी कोशिश करेगा जी। कि जब आप हीरो हो गए तो बात यहां आपकी व्यक्तिगत हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे, दिल्ली में अधिकतर स्टूडेंट जो है वो प्यार कर बैठते हैं, निश्चित तौर पर सॉरी, प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। ओके। मैं भी जानना चाहूंगा कि बिहार का बेटा जब दिल्ली में हीरो बना तो क्या कहीं नैन मिले, दिल मिले? जरा बताते तो बड़ा अच्छा होता। बता रहा हूं मैं आपको। सिपाही है क्या कि हम कुर्ता पहनते थे। अच्छा, हाँ, उस टाइम भी कुर्ता? हाँ, हमेशा कुर्ता ही कॉलेज में पहनते थे। मेरे पास एक ही कुर्ता था, येलो कलर का। हम दिन में पहनते थे, रात को उसको साफ करते थे, और सुबह फिर हम लोग का शाम का मतलब हम लोग 2 बजे के बाद जाते थे स्कूल कॉलेज, तो हम लोग उसी कुर्ता को फिर पहनते थे खुद से प्रेस करके। मतलब गरीबी में भी जो है अपनी अंदाज अलग होता है, अंदाज अलग बिहार वासियों का। राइट जी। तो मेरे पास एक कुर्ता था, मैं उस कुर्ता पे भी आऊंगा। मेरे ऊपर में अध्यादेश जारी हुआ था, यही दिनेश सिंह मुझे नजरबंद कर दिया था। अच्छा, कि अगर ये कुर्ता पहन के आएगा तो कुर्ता पे बैन लगा दिया था। अच्छा, कि मैं कुर्ता नहीं पहन के आ सकता हूं। मैं आपको बहुत सारे तरकस के तीर खोलता हूं। आपको माहौल भी आपने ऐसा बना दिया है। तो ये कॉलेज की बात है। फिर अन्ना मूवमेंट में हुआ, उसमें क्या हुआ, अन्ना मूवमेंट में जब लोगों को हटाया गया, अन्ना साहब को जब वो पानी वानी पिलाए थे। अन्ना जी मेरे लिए बड़े आदर्श व्यक्ति हैं, मैं बहुत गहराई से इज्जत करता हूं उनके अंदर जो सहजता है, उनके अंदर जो शालीनता है, उनके अंदर जो गंभीरता है, वो दूसरा गांधी है हिंदुस्तान का। वो दूसरा गांधी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो इंसान अलीगंज सिद्धि में बैठ के विलासराव देशमुख का सरकार गिरा सकता है, वो बाबूगढ़ी में एक हॉस्पिटल नहीं बना सकता है। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, विजन होना चाहिए और कम्युनिकेशन शार्प होना चाहिए। क्या नहीं बना सकते हैं भाई? हिंदुस्तान के वासी हैं, बिहार के प्रबुद्ध इंसान हैं, जो चाह लेंगे वो करके रहेंगे। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता, ये मेरा अपना विश्वास है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता, ये मुझे ही करना है। ये आदमी को संकल्प लेना चाहिए हर आदमी को। मैं ये यंगस्टर्स को भी बोलता हूं, आजकल खासकर जो 10वीं 12वीं करने के बाद जिन बच्चों से मैं मिलता हूं भाई, उनसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर एम्बिशन, आपको करना क्या है जीवन में? एवरीवन वांट्स कि पता नहीं भैया क्या करना है। मतलब उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि उनको करना क्या है। बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आपके 10th पास होते हैं तो आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, कौन से रास्ते पे जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं। टीचर की तैयारी करना इज ए लास्ट थिंग। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं। कारण टीचर इज ए वेरी रिस्पेक्टिव जॉब, लेकिन टीचर के अलावा भी बहुत कुछ है जहां पे आप अपने पारिवारिक, सामाजिक बहुत सारा सेवा दे सकते हैं। तो बहरहाल, तो मैं अभी अपने कॉलेज के दिनों पे आता हूं। तो कॉलेज के दिनों में मैं हीरो बन गया। अब ये आया कि भाई अन्ना मूवमेंट को सपोर्ट करना है, तो हम लोग अन्ना मूवमेंट में हम सब पूरा डीयू के लोग मतलब पूरा एक्टिवली उनको सपोर्ट किए तो संभवतः बहुत हद तक जाकर के लोकपाल बिल में जो भी चीज थी पास भी है। लोकपाल बिल आम जनमानस के लिए बहुत हितकारी था, इसीलिए हम लोग साथ में थे। भाई किसके पक्ष में है किसके विपक्ष में है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं था। लोकपाल बिल आम जनमानस के हित में था, हम उसके साथ थे। बहरहाल उसी समय हो गया निर्भया कांड, आपको शायद याद होगा। हाँ, दिल्ली में जो हुआ था एक लड़की के साथ, जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह को डैमेज किया गया था, बहुत बड़ा आंदोलन जो हुआ था। बताते हैं मुनिरका से एक लड़की और एक लड़का, मुनिरका बस स्टॉप पे चढ़ता है 7:30-8 के बीच में। एक बस आता है जिस बस में 5 लोग सवार थे।
संभवतः हर दिन लोग बस से ही दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। उसमें ये दोनों लड़की चढ़ा और बोला द्वारका जाना है तो चलिए द्वारका। बीच में जब ये मुनिरका से निकलता है, महिपालपुर के जो फ्लाईओवर है जो गुड़गांव के लिए जाता है, उसी फ्लाईओवर के नीचे में इसके साथ में उससे पहले ही इन्होंने बीच रास्ते में इन्होंने मारपीट किया और उस लड़की के साथ बहुत ही जघन्य अपराध किया और उसको मार के उस लड़की को और लड़का को दोनों को फेंक दिया महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे। ये घटना हुआ, ये घटना पूरा तूल पकड़ा, बहुत ही मतलब जघन्य अपराध था, बहुत ही हृदय विदारक घटना था और ये घटना पूरे दिल्ली में तहलका मचा दिया सिप साहब। उसी टाइम अन्ना मूवमेंट जस्ट मतलब लास्ट पे था वो, लास्ट स्टेज पे ही चल रहा था और वो जब तूल पकड़ा तो हम लोगों ने पूरी ताकत से पूरा दिल्ली उमड़ पड़ा। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, विजय चौक, इंडिया गेट पूरा नस्तो नाबूद बंद कर दिए, कोई एक्टिविटी नहीं होने दी। पूरी तरीका से हम लोग बैठ गए, बड़े डंडे खाए हैं बहुत ज्यादा। जब करवटें बदलता हूं तो आज भी कराह निकलता है। मतलब उस समय पुलिस डंडा इतना बर्बरतापूर्ण हम लोगों के साथ में हमला किया था पुलिस कि आपको बता नहीं सकते हैं मेरे भाई। शिव जी इतना तितर बितर कर दिया था, ये वाटर कैनन फेंक रहे हैं, ये लाठियां चल रही है, ये आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। हम लोग साजिया इल्मी, कुमार विश्वास, कौन कहां जा रहा है कुछ नहीं पता। अरे हम सब लोग इंडिया गेट के सामने में, अब वो है कि नहीं मुझे याद नहीं है, इंडिया गेट के सामने में एक शौचालय था, जंजीर वाला शौचालय था। अगर हम लोग उस शौचालय में अगर बंद नहीं होते तो शायद आज हम लोग मर गए रहते। ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन ये अपराध सरकार ने संज्ञान में लिया और कानून भी बनाया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जनता के पास ताकत है, अब ताकत दिखाइए तो सही। यहां पे लोग ताकत ही नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो वो बोल देगा, इसके खिलाफ बोलेंगे तो वो केस कर देगा। भाई लोकतंत्र का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द कॉल ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। मतलब इंसान के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता से बनाए गए सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यहां पे तो लोकतंत्र है ही नहीं। यहां पे तो चल रहा है कि भैया एक ही राजा के बेटा ही राजा बनते रहे। आप ये देखिए 1977 से लेकर के 2025 तक बाबूबड़ी विधानसभा में दो परिवार ने रूल किया है, आदरणीय देवनैन बाबू का परिवार और आदरणीय कपिल देव बाबू का परिवार। मतलब फिर से आप जो है अनुकंपा की चर्चा कर रहे हैं जो नहीं, मैं बस आपको पॉइंट गिना रहा हूं कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सिपाही भाई कि आम जनमानस के पास इतनी ताकत है कि हुकूमत कितनी भी बर्बरतापूर्ण करे, उसको उखाड़ फेंकने की ताकत जनता के पास में है। जनता वोट के अधिकार से, जनता सार्वजनिक जगह पे धरना पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीका से कोई भी हुक्मरान को खाली करवा सकता है, कोई भी सत्ता को हटा सकता है, लेकिन जनता को आगे आना होगा। अगर जनता नहीं आएगा तो आज देखिए नीतीश बाबू मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, नौकरशाही हावी है, फर्जी कानून हावी है, लोग मर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं हो रहा है। एक पूरे विधानसभा में एक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा नहीं है, किसान त्राहिकृष्ण कर रहा है यूरिया के लिए, पानी के लिए, लोग मर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए सिर्फ भाई। निश्चित इस पे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो एक क्वेश्चन और हम आपसे कर लेते हैं। फिर अब जब आपके एजुकेशन पूरा हुआ और जब दिल्ली से चले थे बिहार के लिए, और बिहार को जो है एक दिल्ली वाली पॉलिटिक्स और दिल्ली वाली जो तमाम चीजें जो आपने वहां पे पावर दिखाया था, जी वह ये कैसे हुआ कि आप बिहार आए और बिहार में आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े और लगा कि नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए थे तो चलिए जनता के बीच जाते हैं। इसको जरा समझना जो है जनता भी चाहेगी और आज हम भी समझना चाहेंगे। जी ऐसा हुआ कि 2023 में अक्टूबर नवंबर में हम सब लोग बड़ा उथल पुथल चल रहा था आपका। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2023 में बड़ा उथल पुथल चल रहा था जेडीयू और आरजेडी के साथ, शायद आपको याद होगा। निश्चित ठीक है, 2023 की बात बता रहा हूँ, ये दिसंबर की बात बता रहा हूँ, दिसंबर की।
तो ऐसे ही मैं बिहार निवास अक्सर जाता हूँ मछली चावल खाने के लिए, मुझे बेहद पसंद है बिहार निवास का मछली चावल। मतलब गरीबी से निकल के अब बिहार निवास तक पहुंच गए हैं हमारे राघव भाई ने। नो नो, अब मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ शिव भाई, जिस फेज में माँ बाबू जी के आशीर्वाद से, सरस्वती की अहम कृपा से मैं एक एस्टेब्लिश एक बिजनेसमैन हो गया, मैं एक ठीक ठाक अच्छा छोटा सा बिजनेसमैन हो चुका हूं। मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूं, और मैं खाने का बड़ा शौकीन आदमी हूं। चलिए, बहुत शौकीन हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं टुंडे कबाबी करके एक रेस्टोरेंट है लखनऊ में, बड़ा ही लजीज खाना देते हैं, बड़ा ही बहुत ही सुंदर खाना देते हैं। मैं दिल्ली से लखनऊ खाना खाने के लिए अक्सर कितने बार गया हूं। वाह, मुझे पसंद है खाना खाना, बिकॉज वी हैव ए वन लाइफ। इस बात को कोई नहीं समझ रहा है। आपके पास सिर्फ एक जीवन है, और एक जीवन अपने मन के हिसाब से, सकारात्मक थॉट के हिसाब से अगर आप नहीं जिए तो आपका धिक्कार है पृथ्वी पे आना। ये मेरा मानना है। आपका एक लाइफ है, एक लाइफ है। मेरा एक बेटा है, मैं भी अपने पिताजी का सबसे छोटा बेटा हूं। मैंने भी अपने जीवन में तरक्की किया, वो भी तरक्की करेगा। मैं उसके लिए क्यों इतना परेशान हूं? मेरा बहुत सिंपल थॉट है। बिल्कुल, मैं अपने बेटे के लिए मैं क्यों परेशान हूं? मेरा अपना लाइफ है, उसका अपना लाइफ है। मेरा काम है उसको इल्म अच्छा देना, मेरा काम है उसको तालीम अच्छा देना, मेरा काम है उसको हायर एजुकेशन देना। मेरा ये काम है एक पिता होने के नाते, वो मैं करूंगा। अब उसके लिए मैं 10 करोड़ रुपया जमा करूं, उसके लिए मैं 20 करोड़, मेरी बस की नहीं है भैया। मैं अपनी वाइफ से अच्छा, मैंने लव मैरिज किया है। अच्छा, वही बात हम दियो की बात कर रहे थे कि भाई प्यार व्यार हुआ था कि नहीं दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली में जो है लोग जो है अक्सर दिल दे बैठते हैं। राघव भाई दिल दे बैठे थे कि नहीं? मैंने उसका आपको जवाब दिया था शिव भाई कि मैं कुर्ता और पैजामा पहनता था, और उन लड़कियों को जींस और टी शर्ट पहनने वाले बच्चे पसंद थे, उन महिलाओं को जींस और टी शर्ट पहनने वाले बच्चे पसंद थे। और जब आप कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, पूरा एंटायर कॉलेज मैंने कभी जींस नहीं पहना, पैसा ही नहीं था खरीदने का। और वो भी महंगे जींस पहने जाते हैं वहां भाई। यस, महंगे जींस पहने जाते हैं, हायर मतलब बड़े 20-20 हजार ब्रांड का अच्छे ब्रांड के जूते पहनते हैं। मैं तो सर उस टाइम अपना क्या नाम है वो जो राजस्थानी चप्पल आता है, कालापुरी, क्या बोलते हैं उसको? अरे कालापुरी समथिंग बोलते हैं ना उसको, जो चप्पल मिलता है 100-125 रुपए। हाँ, वो दाने वाले। नहीं, अरे यार महाराष्ट्र में बहुत चलता है, क्या बोलते हैं? सोलापुरी चप्पल। अच्छा, सोलापुरी चप्पल हम लोग पहनते थे, ठीक है। और मैं कुर्ता और पैजामा पहनता था। अब इस भूखे नंगे को कौन पसंद करेगा मेरे भाई, जिसके जेब में 10 रुपया नहीं है, एक बर्गर खाने का पैसा नहीं है, एक पेप्सी पीने का पैसा नहीं है, ऐसे साथ कौन लड़की आएगा? आएगी ना? नहीं आएगी ना? सच्चे दिल से चाहने वाली और जो इबादत और उस प्रेम को अच्छे से समझती, वही आएगी सर। नहीं, अक्सर आती भी है। नहीं, लेकिन हाँ, बीइंग ए सीरियस नोट, मुझे कभी कॉलेज में प्यार नहीं हुआ, बीइंग ऑन द सीरियस नोट, बिकॉज आई बिलोंग वेरी, मतलब लड़की देख करके बड़ा अदब आता है, बड़ी इज्जत आती है, बड़ी सम्मान आता है। मतलब उस सोच में नहीं पड़ जाते हैं कि मुझे इनसे प्यार हो जाए, हमारी औकात ही नहीं उनसे प्यार करने का। वहां लेवल ही कुछ अलग है, लेवल ही कुछ अलग है। वहां पे जो भी महिलाएं, जो भी लड़की है, वो आपके लेवल से बहुत ऊपर के लोग हैं। आपके पास में 10 रुपया नहीं है और आप चाहते हैं प्यार करेंगे, संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, कुर्ता पैजामा पहनने के बाद आपको ऐसा थॉट ही नहीं आएगा। इस बात पे भी जोर दिया जाए कि कुर्ता पैजामा पहनने के बाद ऐसा भाव ही नहीं आएगा मन से कि किसी से प्रेम करे हर आदमी। लेकिन फिर भी हुआ। यस, अब मैं आता हूं कि कैसे हुआ। ओके आज आप ये मैं बोलना नहीं पसंद करता हूं, बिकॉज ये बेहद निजी सवाल है, और इस निजी सवाल को बहुत सारे लोगों ने, मतलब शॉर्ट में कहे कि जब आप बिजनेस में आ गए, जब आप जो है अपना काम धंधा स्टार्ट कर लिया, जब अपने लाइफ में जो है उस एजुकेशन की वजह से, मैं आपके एजुकेशन का बहुत सम्मान करता हूं, थैंक यू, क्योंकि एजुकेटेड लोग यदि बावड़ी में आए हैं, और दिल से मैं आपको थैंक्स कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। पहले तो जाहिल और 10वीं पास भी नहीं हुआ करते थे, जो गन चलाया वही जो है नेता बनते थे। लेकिन अच्छा है कि आपकी पार्टी और आपका बहुत अच्छा जो है विजन है कि आप एजुकेटेड है। तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये बिजनेस, ये तमाम चीज के बाद प्यार मिला। ओके, आई विल टेल यू क्या हुआ शिव भाई कि 2013 में मैं अपना सारा ये सब चीज दुख दर्द से निकल गया। 2013 के एंड में, 2014 में हमने पीछे जब पलट के देखा तो कोई खड़ा नहीं था, ना वो दिल्ली पुलिस, ना वो कन्वेनर, ना वो इनोवा गाड़ी, कुछ भी नहीं, ना दोस्त, नहीं, दोस्त तो थे, लेकिन दोस्त के जेब में भी 10 रुपया नहीं था। मेरा रिचार्ज उत्कर्ष किशोर करवाता था। मेरा फोन का रिचार्ज उस टाइम ऐसे जो कूपन मिलता था, उस कूपन को खरोच के
उसमें नंबर डालते थे तब जाके रिचार्ज होता था, आप लोगों को याद होगा सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा रिचार्ज उत्कर्ष किशोर करवाता। उत्कर्ष किशोर आज के डेट में इंडिया का मतलब बिहार का इज वेरी टॉप बिगेस्ट पर्सन इन बिहार। बिगेस्ट पर्सन श्याम किशोर बाबू जो आईएएस थे, उनका बेटा था। हमारे पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत उत्कर्ष किशोर ही था। सबको बर्गर भी खिलाता था, सबको गाड़ी पे भी घुमाता था। इत्तेफाक से वो आपका दोस्त था। हाँ, मेरा दोस्त था। और आज भी इतना प्रेम है, कांटा खड़ा हो रहा है। अगर नाखून में भी दर्द होगा तो मेरा भाई आए ना आए, दिल में दर्द उत्कर्ष किशोर यहाँ आएगा। बहुत प्रेम है आपस में। बताने, देखिए मेरा कांटा खड़ा हो रहा है सर, आप छू के देखिए मेरा कांटा खड़ा हो रहा है। इतना प्रेम है आपस में। शुभम श्रीवास्तव, उत्कर्ष किशोर, देवेंदु झा, ईशांत शर्मा, ये सब मेरे आज के डेट में भी इतने क्लोज हैं कि उन सब लोगों ने ये बीरा ठान लिया है। सब लोग आज टॉप लेवल पे हैं। किसी की सैलरी 5 लाख से कम नहीं है, किसी की सैलरी 5 लाख से कम नहीं है। सब लोगों ने ठान लिया है कि अगर ये राघव चुनाव लड़ेगा और प्रशांत जी अगर इनको टिकट देंगे तो अपना जीवन का 1 महीना लगाएंगे राघव के पीछे, और जितना अर्जन किए हैं, जितना हेल्प कर सकते हैं, सब राघव के लिए हेल्प करेंगे। क्योंकि हम सब लोग गरीबी से निकले हुए लोग हैं। आज सब टॉप पे, कोई 5 लाख, कोई जाकिर हुसैन कॉलेज का प्रोफेसर, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, अंकित सिंह ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, उसको गवर्नमेंट बुलाया है, उसको घर दिया है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है सर। इतना इंटेलिजेंट था अंकित सिंह को, प्रोफेसर बैठता था और वो क्लास लेता था। आप ये समझिए, इतना हाईली टैलेंटेड है वो लड़का। आज के दिन में ऑक्सफोर्ड में है वो। बहरहाल बैक टू द पॉइंट आता हूं मैं आपको। मुझे प्रेम कहां पे हुआ ये मैं बाद में आता हूं। मैं बिजनेस में कहां से आया मैं इसकी एंट्री बताता हूं। 2013 में जब हम लोग ये देख रहे थे कि चलो अब सब लोग अलग अलग हो गए, उसी दौरान शूटिंग करने के लिए कॉलेज में कुछ लोग आए। मैं कन्वेनर के पद पे था, क्योंकि अब समय नजदीक आ गया था। मैं कन्वेनर के पद पे था। तो अब शूटिंग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा गहन से सुनिएगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होगा। ये जो स्टोरी है, जो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा हूं, परमात्मा को पता है आपका डेस्टिनेशन कहां जाओगे। आप अपने रास्ते पे सकारात्मक रूप से चलते रहें, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए, बिना किसी के बारे में गलत सोचे हुए आप अपने रास्ता पे चलते रहें। इंसान वही मेरे लिए काबिल है जो दुश्मन को गले लगाता है। ये मेरा अपनी भावना है। इंसान आज वही काबिल है, और मैं उन्हीं को इज्जत करता हूं जो दुश्मन को गले लगाता है। हर आदमी तो कट्टा ही लेके चलता है दुश्मन के पीछे। मेरा अपना सोच है। मैंने सबसे पहला मैंने होली मिलन समारोह किया था 2024 के मार्च में। मुझे पत्रकार ने पूछा आपके लिए संदेश क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैंने यही बोला कि ये त्योहार रंग का है, ये त्योहार सामाजिक समरसता को कायम करने का है। आपको बस हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज आपके जीवन का जो दुश्मन होगा उसको गले लगा के आप ये रंग लगाइएगा। तो बात को बड़ा गंभीरता से सुना जाए महोदय। 2013 में एक शूटिंग करने के लिए कुछ लोग आए मेरे कॉलेज में। जब शूटिंग करने के लिए लोग आए तो उन लोगों ने हमसे मुलाकात किया। शूटिंग के नाम पे दोनों कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं भी देखने में कोई बेकार नहीं था। अभी थोड़ा अच्छा था कि फोटो में आ जाएंगे, थोड़ा सा मतलब हीरोइन आई होगी तो उसके साथ थोड़ा फोटो हो जाए। मतलब एक गजब का उत्साह हुआ। कुछ करने के लिए था भी तो नहीं ना, क्योंकि अब तो टेनियर खत्म हो रहा है कॉलेज का। अब इसके अलावा क्या करेंगे। अब तो जाएंगे जॉब करेंगे, यानी तो इसके अलावा क्या करेंगे। अब तो टेनियर खत्म हो रहा है ना, तो 1-2 महीना में खत्म हो जाएगा। शूटिंग वाले लोग जो आए तो कान दोनों खड़े हो गए शूटिंग के नाम पे कि यार फिल्म शूटिंग, हीरो सलमान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, कान दोनों खड़े हो गए कि अरे भाई अच्छी बात है। अमन सचदेवा थे डायरेक्टर, जिन्होंने हिंदुस्तान में गुलशन सचदेवा का बेटा अमन सचदेवा, जिन्होंने हिंदुस्तान में ये जो सीरियल का क्रेज आया वो गुलशन सचदेवा जी ही लाए थे। उनका बेटा अमन सचदेवा, वो मेरे बड़े अच्छे 2-4 दिन में मित्रता हो गई। तो शूटिंग उनके बाद 15-20 दिन के बाद होना था। तो शूटिंग के दौरान जो मैंने उन लोगों को काम करते हुए देखा ना कॉलेज में, तो मुझे लगा कि यार यही मेरा जगह है, मैं यही काम करूंगा। परमात्मा को डेस्टिनेशन तय होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं यही काम करूंगा। मैं उनके पीछे लग गया। 6 महीना में जो इंसान मेन था, जिसे लाइन प्रोड्यूसर बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में, मैं उनको 6 महीना तक उनका गाड़ी धोया। अब मैं किस लेवल पे था, कन्वेनर था, मुझे 2 दिल्ली पुलिस मिला हुआ था, मुझे गाड़ी मिला हुआ था। उस टाइम कांग्रेस का सरकार था, मैं NHY का
NSY का कन्वेनर था, 24 कॉलेज का लीडर था, 24 कॉलेज में जाकर रिपोर्ट में रोहित चौधरी को देता था, मुकुल वासनिक, अजय माकन को मैं रिपोर्ट देता था। बड़ा ही चर्चित चेहरा था मैं DU का सर, बड़ा ही चर्चित चेहरा था, नॉर्थ कैंपस से लेकर साउथ कैंपस तक। राघव झा मतलब एक ब्रांड था। जब चाहते सर एक दिन में चाह लिया सब लोगों ने मिलके कि पूरा CCTV कैमरा से लैस करना है साउथ कैंपस को। जिम्मेदारी से बताता हूं अगला 24 घंटा में मैंने CCTV कैमरा से लैस करवा दिया, पूरा CCTV कैमरा से लैस करवा दिया। आज भी आप सत्य निकेतन से लेफ्ट मारेंगे तो CCTV जितना देखेंगे सब मेरा दिया हुआ है, सब मेरा बनवाया हुआ है, सामने खड़ा होकर के बनवाया। क्योंकि उससे एक दिन पहले हमारे कॉलेज की एक छात्रा को गोली मार दिया गया था। हम इस पे बाद में आएंगे, हाँ मैं कहा था स्किप द माइंड, क्या मैं बोल रहा था, निश्चित तौर पे डायरेक्टर के साथ, हाँ डायरेक्टर साहब के साथ। तो लाइन प्रोड्यूसर का मैं घर में बच्चे को स्कूल लेके जा रहा हूँ, उसका गाड़ी साफ कर रहा हूँ, तो ये सब मैं उसके करता रहा। 6 महीना बाद उसने मुझे बोला कि तुमको हम 200 रुपया पर डे देंगे। 6 महीना बीतने के बाद कि 200 रुपया तुमको हम पर डे देंगे, तुम हमारे लिए काम करो। भाई मेरे जीवन का ऐसा लगा कि इससे बड़ा अचीवमेंट हो ही नहीं सकता है। बस 200 रुपया, 200 रुपया उस टाइम 200 रुपए का वैल्यू था। 2013 की बात बता रहा हूँ सर, उस टाइम मतलब हम 90s की बात नहीं कर रहा। अच्छा, 2013 की बात कर रहे हैं। 200 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर। जिसके जेब में 10 रुपया नहीं, उससे पूछे 200 रुपया क्या होता है पर डे। मैं बहुत खुश हुआ, मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, उनको पानी पिलाना, ये करना वो करना। मैं सर 6 महीना उसके पास काम किया। 6 महीना के अंदर में वो जितना काम करते थे, वो जितना सब कुछ मैनेज करते थे, कैमरा, लाइट, स्पॉट, खाना, मेकअप, कॉस्ट्यूम, एक्टर्स, एवरीथिंग मैनेज करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब वो सुबह 4 बजे के कॉल टाइम पे नहीं आते थे, सुबह 4 बजे के कॉल टाइम पे मैं पहुंचता था, वो घर में सोते थे। एक दिन एक धीरज जिंदाल डायरेक्टर थे, जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छी फिल्में बनाई, द स्कूल बैग, इस पे बाद में हम आएंगे। वो ऐसे हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन का फिल्म बना रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का एक फिल्म बना रहे थे, सरकारी फिल्म था। तो ऐसे आए, हमारे गर्दन पे हाथ दिए, बोले राघव जी सर, तुम जो ये सब करते हो उसको तुम क्या पर डे मिलता है? तो बीइंग ए प्रोटोकॉल मैंने बोला भाई जी जाने दीजिए ना सर, नहीं वैसे बताना भाईचारा में। बोले भैया हमको मिलता है 500 रुपये पर डे। 200 बोलते तो इज्जत खराब हो जाती, इज्जत खराब हो जाता, क्योंकि इतना मैनेज कर रहे थे। तो 200 बोलना लगा कि यार 200 बोलेंगे कि क्या अपनी इज्जत की फलूदा हो जाएगा, 500 बोल देते हैं। तो 500 पर डे मिलता है। वो ऐसे चबाने लग गए होठ, बोले कि अगर 2000 पर डे देंगे तो मेरे साथ कल से काम करेगा। तो मैंने सोचा कि भैया कल ये बात बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि मुझे जिसने निवाला दिया है मैं उसको डीच नहीं कर सकता। मैं पहले उनसे बात करूंगा और अपने पिताजी से मैं बात करूंगा, तब आपको बताऊंगा। ये बात मैंने उनको बताया नहीं, उनको मैंने ये बोला भैया जी मैं ये कल बताऊंगा। वैसे ही मुझे कल उनके ऑफिस जाना ही था सारा बिल सबमिट करने के लिए। खत्म हुआ, पैकअप हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए। मैंने धीरज भैया से मैंने भंडारी भैया से बात की। भंडारी भैया ऐसी बात है, बोले यार राघव अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जीवन में तो बीइंग ए पर्सन आपको जाना चाहिए। हाँ, मगर अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जाओ, मतलब हर आदमी को मिलता है अपॉर्चुनिटी। तो तुम स्मार्ट आदमी हो, तुम पढ़ा लिखा हो, तुम समझदार हो, तो तुम जाओ बात करो उनसे। उन्होंने इजाजत दिया। मेरे पिताजी बोले कि भंडारी जी से बात करो पहले, भंडारी जी अगर बोलेंगे तभी जाना है। वो भी बेहद ईमानदार व्यक्ति, डट गए। हाँ बेहद ईमानदार, अगर भंडारी जी बोलेंगे आपको तभी जाना है। जिसने पहला निवाला दिया है जीवन में याद रखें, उसके लिए हमेशा आप एहतराम करते रहें। ऊपर वाले से दुआ करें कि हमारा पेट भरे ना भरे, उनका पेट जरूर भरना चाहिए। आपको सबसे पहला स्थान दिया है उन्होंने। बहरहाल मैं धीरज भाई के पास में गया, धीरज भाई मेरे को एक्सेप्ट कर लिए। मैं उनके साथ सर काम करने लग गया, मुश्किल से लगभग 6-7 महीना। तो फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, फिर वो दिल्ली में, फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो मैं दिल्ली में था। फिर मैं दिल्ली में मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। मैंने अपना कंपनी फॉर्म कर दिया 2014 के मार्च में, TRJ प्रोडक्शन। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कैमरे पे, TRJ प्रोडक्शन पूरे दिल्ली में ऐसा हिट हुआ। TRJ प्रोडक्शन का मतलब ही समझ लीजिए, मैं अकेला कुछ नहीं हूं, टीम राघव झा मैंने अपने कंपनी का नाम रखा लाइन प्रोडक्शन में। जो 40 साल से लाइन प्रोडक्शन कर रहे थे दिल्ली में,
उनका मैंने खटिया खड़ी कर दिया। मतलब एक एक दिन में मेरा 6-6, 7-7 जगह शूटिंग चलता था सर। इतना मैं फेमस हो गया, क्योंकि जो आदमी 50,000 पर डे ले रहा है तो मैं 20,000 पर डे लेता था। अच्छा। तो इंसान तो आएगा ही हमारे पास में, निश्चित। काम तो सेम करके देगा, वही कैमरा, वही लाइट, वही लोकेशन, सब कुछ तो सेम है। इंसान का कोऑर्डिनेशन वैल्यू कम हो गया, मैंने अपना वैल्यू कम किया। जो इंसान 50,000 रुपये पर डे ले रहा था, मैंने अपना रेट सीधा गिरा दिया 15,000 पर डे। मुझे तो काम करना था सर, मेरे घर में अन्न नहीं था खाने के लिए, मेरे घर में निवाला नहीं था खाने के लिए, मुझे तो काम करना था। मैंने सर वो काम करना स्टार्ट करिए 2015, 16, 17, 18। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कम से कम 900 से ऊपर फिल्में मैंने प्रोड्यूस कर दिया, एड फिल्म 900 एड फिल्म। ऐसा इंडिया में कोई ब्रांड नहीं होगा जिस ब्रांड के लिए मैंने काम नहीं हुआ। जो आपका कंपनी है कैनन, उसके लिए भी मैंने काम किया है, वो भी मेरा क्लाइंट रह चुका है। जिस मोबाइल पे आप शूट कर रहे हैं, ये मोबाइल मेरा क्लाइंट अभी भी है। ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, लावा के लिए मैंने इतना बड़ा काम किया है जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इंडिया में वो काम के लिए मना कर दिया सब लोगों ने। कैलिफोर्निया फोन किया क्लाइंट, कैलिफोर्निया मना कर दिया। उसको एक बंदा ने मेरा नंबर दिया क्लाइंट को कि आप ये राघव झा से बात करिए, दिल्ली में बैठता है लड़का, इससे बात करिए, यही कुछ जुगाड़ कर सकता है। बहुत अच्छा ब्रीफ था। एजेंसी ने जो ब्रीफ तैयार किया था, बहुत बेहतरीन ब्रीफ था। ब्रीफ ये था कि लावा मोबाइल पे इंडियन फ्लैग रेज करना है 15 अगस्त के दिन, और वो ब्लिंक नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। लावा मोबाइल के वॉलपेपर पे एक वीडियो चलेगा 15 सेकेंडर, इंडियन फ्लैग उस पर रेज करेगा। बात को समझिए, मतलब रेज करेगा, लहराता हुआ रेज करेगा। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मेरे पास ब्रीफ आया, मैंने क्लाइंट को बोला एक्स अमाउंट, वो तुरंत मान गया बिना कोई स्ट्रेटजी किए हुए। मैंने बोला यार अब तो क्लाइंट मेरा बात मान गया, अब क्या करे? अब सलाहकार क्या करे, अब कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। एक मेरा दोस्त है अक्षय पाठक, डेली डिजिटल करके एजेंसी चलाता है। उसको मैंने ऐसे रैंडम फोन किया, वो रोज शाम को 7-8 बजे फ्री हो जाता है। मैंने उसको रैंडम फोन किया, भाई क्या हाल है? तो राघव हमको बताओ। मैंने बताया यार ऐसा एक प्रोजेक्ट आया है। क्लाइंट को मैंने अमाउंट भेजा, उसने तुरंत मान गया, तुरंत मेरे को पीओ रेज कर दिया। बोला अबे तेरे पास जो आया है वो मेरे पास भी आ चुका है, पूरा दिल्ली उसको मना किया, तूने क्यों हाँ भर दिया? अब लीगली में फंस जाता, क्योंकि जब क्लाइंट को आपने एस्टिमेट दिया, क्लाइंट आपका बात मान गया और आपको परचेज ऑर्डर रेज कर दिया, पीओ के बाद तो आप मना नहीं कर सकते। मैंने बोला अक्षय भाई आप हमारे लिए ना, आप हनुमान हो, आप कहाँ हो ये बताओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ये बात है 2022-23 का बात बता रहा हूं मैं आपको, 2023 का बात बता रहा हूं। मैं उनके पास शाम को गुरुग्राम पहुंचा, वैसे 9, साढ़े 9 बजे उनके ऑफिस में बैठा। हम लोगों ने एक कॉफी मशीन से कॉफी निकाला, कॉफी पीना स्टार्ट किया। तो बोले यार भाई ये काम कैसे होगा? तो बोला यार एक बंदा है उससे मिलवाता हूं तेरे को। उसने फोन किया, दूसरा बंदा एक हर्षित करके आ गया। जब वो आया उसने बोला भाई ये काम को तो मैंने भी मना कर दिया है, ये काम तो मेरे पास ऑलरेडी पहले आ चुका है, ये मेल देखो। मैंने बोला अरे साहब क्या करें यार, सबके पास। हर्षित भाई के साथ बैठा तो मतलब हर्षित भाई ने सीधा बोला कि यार भाई तो मेरे पास ऑलरेडी ब्रीफ आ गया था। ओके, तो फिर 1-1.5 घंटा बीत गया, ऐसे ऊपर गए नीचे आए। बोला ये राघव एक आइडिया है, आज रात का समय दो, कल इस पे बात करेंगे। एक आइडिया है, आप क्रिएटिव लोग ना बड़ा अजीब तरह का बात करेंगे। जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है बड़ा स्मार्ट होता है। राघव यार लेट्स क्लोज दिस, टुमारो वी हैव टू टॉक ऑन दिस। चलो ठीक है। सुबह उनके पास में क्या ख्याल आया नहीं आया, उनका खुद ही फोन आया, ज्वाइंट कॉल एक व्हाट्सएप पे आया, कौन कॉल। बोला राघव यार ये प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब तैयार हो गए लोग, क्योंकि वो लोग हाईली टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लोग हैं। हर्षित इज अ वेरी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो रेडी हो गए वो लोग। अरे भाई आप गिनीज वर्ल्ड बुक को रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो। चाइना ने जो गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम रिकॉर्ड किया था, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है। 1500 मोबाइल फोन का एक पूरा लिम्बो बनेगा, उस पे तिरंगा रेज करेगा। मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। और बार मैं कहता हूं ना, मैं अपने लाइफ का जो मेरा फेज है ना, जो सबसे टफ वर्क है मैं वही करना पसंद करता हूं। जो कोई नहीं कर सकता वो मुझे करना है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है। जो कोई नहीं कर सकता है, आई हैव टू डू इट। मेरी डिक्शनरी में
नो वर्ड है ही नहीं, नेवर है ही नहीं, जो है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ही नहीं, जो भी है वो होना है, मैं ही करूंगा, कोई नहीं कर सकता है। तो फिर उसको हमने सुबह फिर हम लोग कॉल कॉल किए, बात किए, हम लोगों ने फिर गुड़गांव पहुंचे, दिन के 2-3 बजे हम लोग बैठे हैं चैम्बर में, और ये स्टडी तैयार हो गया कि ये बेंगलोर में कंपनी है जो इस पे काम करेगा। हमने उनके साथ डील किया, उन्होंने हाँ मान गया, उनके पास तक ये पहुंचा नहीं था, उनको एक नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा। बेंगलोर इज ए टेक्निकल हब, टेक्निकल हब। बेंगलोर की कंपनी से हमने बात किया, हमारा डील क्लोज हो गया, डील क्लोज हुआ, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। 15 दिन तक, जो जून में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, 15 अगस्त को जाना है लाइव। 15 अगस्त को DLF मॉल नोएडा में पूरा सेट लगा था, पूरा सेट लगा था। अगर आप जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे और जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा जो मैंने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ब्रेक किया हूं। 1500 मोबाइल फोन पूरा अटैच किया गया और उस पे इंडियन फ्लैग रेज हुआ, पूरा गुजबम्स बना। गिनीज वर्ल्ड बुक हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया, हमारा नाम आया लावा मोबाइल, क्योंकि लावा हमारा इंडियन ब्रांड है। इसलिए हमने अपने इंडियन फ्लैग को, जिससे दिल जान से मोहब्बत करते हैं अपने फ्लैग से, उस फ्लैग को हमने रेज किया, हमारा नाम हुआ, बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि आप ये समझो कि मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ता चला गया। मुझे जो भी अचीवमेंट, जो भी मेरे सामने में टफ वर्क आया, मैंने वो सब करके दिखाया। इंडस्ट्री ने मेरे को लोहा मान गया। और आज के डेट में भी मैं, रेन पिक्चर्स मेरा कंपनी का नाम है सिर्फ भाई, आज के डेट में इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जिस ब्रांड के लिए मैंने स्ट्रेटजी प्लान नहीं किया होगा, उस ब्रांड के लिए मैंने फिल्में ना बनाया होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाएं और आप राघव झा आप डालें या रेन पिक्चर्स डालेंगे, आपको दिखेगा लावा, इन्फिनिक्स, आइसोप्योर, इंडस बैंक, यस बैंक, क्या नाम है अपना, वीवो, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस। आई हैव डन 900-1000 फिल्म्स और बहुत लार्ज स्केल पे। अब आप मेरे जीवन में, अगर आप मेरे जीवन में देखें तो ये मेरा जो फेज आया है ना 2000, जो कोरोना का समय था, जब कोरोना का समय था उस समय में भी हम सिर्फ समाज सेवा ही कर रहे थे भाई।